आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने चीन और हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यताओं के बारे में जाना। आज के पत्र में नेहरू बताते हैं कि आरंभिक काल में समुद्री सफर और व्यापार का प्रचलन कैसे बढ़ा। पत्र संख्या 22, समुद्री सफर और व्यापार। फिनीशियन भी पुराने जमाने की एक सभ्य जाति थी। उसकी नस्ल भी वही थी जो यहूदियों और अरबों की है। वे खासकर एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर रहते थे, जो आजकल का तुर्की है। उनके खास खास शहर एकर, टायर और सिडोन भूमध्य सागर के किनारे पर थे। वे व्यापार के लिए लंबे सफर करने के लिए मशहूर थे। वे भूमध्य सागर से होते हुए सीधे इंग्लैंड तक चले जाते थे। शायद वे हिंदुस्तान भी आए हों। अब हमें दो बड़ी बड़ी बातों की दिलचस्प शुरुआत का पता चलता है, समुद्री सफर और व्यापार। आजकल की तरह उस जमाने में अच्छे अग्निबोट या जहाज नहीं थे। सबसे पहली नाव किसी दरख्त के तने को खोखला कर बनी होगी। इनके चलने के लिए डंडों से काम लिया जाता था और कभी कभी हवा के जोर के लिए तिरपाल लगा दिए जाते थे। उस जमाने में समुद्र के सफर बहुत दिलचस्प और भयानक रहे होंगे। अरब सागर को एक छोटी सी कश्ती पर जो डंडों और पालों से चलती है तय करने का ख्याल तो करो जरा। उनमें चलने फिरने के लिए बहुत कम जगह रहती होगी और हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे तले ऊपर कर देता है। अक्सर वो डूब भी जाती थी। खुले समुद्र में एक छोटी सी कश्ती पर निकलना बहादुरों ही का काम था। उसमें बड़े बड़े खतरे थे और उनमें बैठने वाले आदमियों को महीनों तक जमीन के दर्शन नहीं होते थे। अगर खाना कम पड़ जाता था तो उन्हें बीच समुद्र में कोई चीज नहीं मिल सकती थी, जब तक कि वे किसी मछली या चिड़िया का शिकार न कर लें। समुद्र खतरों और जोखिम से भरा हुआ था। पुराने जमाने के मुसाफिरों को जो खतरे पेश आते थे उसका बहुत कुछ हाल किताबों में मौजूद है। लेकिन इस जोखिम के होते हुए भी लोग समुद्री सफर करते थे। मुमकिन है कुछ लोग इसलिए सफर करते हों कि उन्हें बहादुरी के काम पसंद थे, लेकिन ज्यादातर लोग सोने और दौलत के लालच से सफर करते थे। वे व्यापार करने जाते थे, माल खरीदते थे और बेचते थे और धन कमाते थे। व्यापार क्या है? आज तुम बड़ी बड़ी दुकानें देखती हो और उनमें जाकर अपनी जरूरत की चीज खरीद लेना कितना सहज है। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि जो चीजें तुम खरीदती हो वे आती कहाँ से हैं? तुम इलाहाबाद की एक दुकान में एक शॉल खरीदती हो, वो कश्मीर से यहाँ तक सारा रास्ता तय करता हुआ आया होगा और ऊन कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ियों में भेड़ों की खाल पर पैदा हुआ होगा। दांत का मंजन जो तुम खरीदती हो शायद जहाज और रेलगाड़ियों पर होता हुआ अमेरिका से आया हो। इसी तरह चीन, जापान, पेरिस या लंदन की बनी हुई चीजें भी मिल सकती हैं। विलायती कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को ले लो जो यहाँ बाजार में बिकता है। रुई पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई और इंग्लैंड भेजी गई। एक बड़े कारखाने ने इसे खरीदा, साफ किया, उसका सूत बनाया और तब कपड़ा तैयार किया। ये कपड़ा फिर हिंदुस्तान आया और बाजार में बिकने लगा। बाजार में बिकने से पहले इसे लौटा फेरी में कितने हजारों मील का सफर करना पड़ा। ये नादानी की बात मालूम होती है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली रुई इतनी दूर इंग्लैंड भेजी जाए, वहां उसका कपड़ा बने और फिर हिंदुस्तान में आए। इसमें कितना वक्त, रुपया और मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर रुई का कपड़ा हिंदुस्तान में ही बने तो वो जरूर ज्यादा सस्ता और अच्छा होगा। तुम जानती हो कि हम विलायती कपड़े नहीं खरीदते, हम खद्दर पहनते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुमकिन हो अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ों को खरीदना अक्लमंदी की बात है। हम इसलिए भी खद्दर खरीदते और पहनते हैं कि उससे उन गरीब आदमियों की मदद होती है जो उन्हें काटते और बुनते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि आजकल व्यापार कितनी पेचीदा चीज़ है। बड़े बड़े जहाज एक मुल्क का माल दूसरे देश को पहुंचाते रहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये बात नहीं थी। जब हम पहले पहल किसी एक जगह आबाद हुए तो हमें व्यापार करना बिल्कुल नहीं आता था। आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप बनानी पड़ती थी। ये सच है कि उस वक्त आदमी को बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, जैसा तुमसे पहले कह चुका हूँ। उसके बाद जाति में काम बांटा जाने लगा। लोग तरह तरह के काम करने लगे और तरह तरह की चीज़ें बनाने लगे।
कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक जाति के पास एक चीज़ ज़्यादा होती होगी और दूसरी जाति के पास दूसरी चीज़, इसलिए अपनी अपनी चीज़ों को बदल लेना उनके लिए बिल्कुल सीधी बात थी। मिसाल के तौर पर एक जाति एक बोरे चने पर एक गाय देती होगी। उस जमाने में रुपया नहीं था, चीज़ों का सिर्फ बदला होता था। इस तरह बदला शुरू हुआ। इसमें कभी कभी दिक्कत होती होगी। एक बोरे चने या इसी तरह की किसी दूसरी चीज़ के लिए एक आदमी को एक गाय या 2 भेड़ें ले जानी पड़ती होंगी, लेकिन फिर भी व्यापार तरक्की करता रहा। जब सोना और चांदी निकलने लगा तो लोगों ने उसे व्यापार के लिए काम में लाना शुरू किया। उन्हें ले जाना ज़्यादा आसान था और धीरे धीरे माल के बदले में सोने या चांदी देने का रिवाज निकल पड़ा। जिस आदमी को पहले पहल ये बात सूझी होगी वो बहुत होशियार होगा। सोने चांदी के इस तरह काम में लाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया। लेकिन उस वक्त भी आजकल की तरह सिक्के नहीं थे। सोना तराजू पर तौलकर दूसरे आदमी को दे दिया जाता था। उसके बहुत दिनों के बाद सिक्के का रिवाज हुआ और इससे व्यापार और बदले में और भी सुविधा हो गया। तब तौलने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सभी आदमी सिक्के की कीमत जानते थे। आजकल सब जगह सिक्के का रिवाज है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि निरा रुपया हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमें अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के लेने में मदद देता है। इससे चीज़ों का बदलना आसान हो जाता है। तुम्हें राजा मिदास का किस्सा याद होगा, जिसके पास सोना तो बहुत था लेकिन खाने को कुछ नहीं। इसलिए रुपया बेकार है जब तक हम उससे ज़रूरत की चीज़ें न खरीद लें। मगर आजकल भी तुम्हें देहातों में ऐसे लोग मिलेंगे जो सचमुच चीज़ों का बदला करते हैं और दाम नहीं देते, लेकिन आमतौर पर रुपया काम में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा है। बाज नादान लोग समझते हैं कि रुपया खुद ही बहुत अच्छी चीज़ है और वो उसे खर्च करने के बदले बटोरते और गाड़ते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि रुपये का रिवाज कैसे पड़ा और ये दरअसल क्या है। इन शब्दों के साथ ये पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू भाषा, लिखावट और गिनती के उद्गम और विकास पर चर्चा करते हैं। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिबाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।